बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर का वेटेज है 6 to 8 मार्क्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इस चैप्टर का वेटेज 6 to 8 मार्क्स। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब थोड़ा हो गया, लिखना हो गया ना। चैप्टर नंबर 13 टीएस ग्रेवाल में चैप्टर नंबर 13 है और डीके गोयल में चैप्टर नंबर 15 है, तो उसके हिसाब से चैप्टर लिख लो। और नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 6 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और 1-1 मार्क का 2 क्वेश्चन आता है। वो एमसीक्यू बोल सकते हैं इसको, एमसीक्यू में आता है। तो इस चैप्टर का जो वेटेज बनता है ऐसा 2 क्वेश्चन आता है, तो टोटल 8 मार्क्स तक का इसका वेटेज जाता है। इसमें ध्यान रखने वाला ये बात है कि ये चैप्टर अराउंड मान लो पिछले बैच में 6 दिन चला था, तो वही 5 से 6 दिन इस बैच में भी चलेगा। अब इसमें क्या होता है, ये ऐसा नहीं है जैसे तुम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर हो गया, इससे पहले जो भी हम लोग अकाउंट्स का भी छोटा मोटा चिल्लर टाइप का चैप्टर किए थे, सब्सिडरी बुक किए थे, अदर बुक, एक दिन कोई एब्सेंट भी हो जाता था और दूसरा दिन अगला सेल्स बुक से कर लेता था, परचेज बुक से कर लेता था, समझ आ जाता था। यहाँ पे मेन इशू ये है कि अगर कोई पहला दिन नहीं अटेंड करेगा उसको दूसरे दिन का समझ नहीं आएगा, दूसरा दिन अटेंड नहीं करेगा तीसरे दिन का समझ नहीं आएगा, तो सारा कनेक्टेड है। तो एक भी दिन का अगर टॉपिक गया तो दूसरे दिन फिर भूल जाना कि वो टॉपिक आगे समझ आएगा, वो रिकॉर्डिंग से उसी दिन कंप्लीट कर लेना, तब जाके दूसरे दिन का समझ आ पाएगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर थोड़ा सा। अब देखो मैं एक बार तुम लोग को दिखाई देता हूँ वो इंडेक्स। देखो इसके जो आगे के जितने भी चैप्टर्स है ना जो अपना बचा है, जैसे मान लो ये बैंक रिकंसिलिएशन हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, प्रोविजन रिजर्व तो चिल्लर टाइप का चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हो गया, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हो गया। ये सब ऐसे ना थोड़े धुआंधार वाले चैप्टर, मतलब दमदार चैप्टर है। वो ऐसा नहीं है कि तुम लोग एक दिन एब्सेंट हो जाओगे दूसरे दिन का समझ आएगा, वो यहाँ पॉसिबल नहीं। ये ऊपर के जो चिल्लर टाइप के चैप्टर है, जर्नल हो गया, फिर उसके बाद जीएसटी हो गया, कैश बुक हो गया, अदर बुक्स हो गया, ये सब ऐसा था कि एक दिन एब्सेंट होने से दूसरे दिन बन जाता था, अब नहीं बनेगा। अब सारे ही आगे का चैप्टर, जैसे ये वाला जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, दोनों मिला के 17-18 दिन लगता है ये अकेले ये 2 चैप्टर को समअप करने में। इसमें इतने सारे इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए ध्यान देना, अगर एक भी दिन गाया मतलब पूरा कंसेप्ट ही निपट जाएगा। और उसके बाद आधे से ज़्यादा लोग रिकॉर्डिंग तो देखते भी नहीं है, तो इसीलिए ट्राई करो कि एब्सेंट मत हो। तो देखो चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कोई इसका मतलब बता पाएगा कि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? किसी को हल्का फुल्का आइडिया? कोई आइडिया? दोनों स्कूल में हो गया है, केवी में भी डीएवी में भी। चलो मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे तुम लोग को समझ आएगा क्यों बीआरएस का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लो ये है कोई सेलर, ठीक है, इसके पास फर्नीचर का दुकान है, तो ये किसी को ऐसे चेयर वगैरह सेल कर रहा है। मान लेते हैं ये है मोहित, ठीक है, और मोहित के पास से जो सामान खरीदने आया है वो आया अंकित, तो अंकित बन गया बायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। मोहित के पास रखा रहेगा एक बुक जिसमें वो सारा एंट्री करेगा, उस बुक को बोलते हैं कैश बुक। जो प्राइम एंट्री का बुक्स होता है वो मोहित अपने सारे कैश के बुक्स में एंट्री करेगा। और मोहित के पास एक दूसरा भी बुक होगा, पासबुक। बताओ पासबुक में अधिकार किसका रहता है, ओनर का रहता है या बैंक का रहता है उसमें लिखने का? क्या हम लोग पासबुक में लिख सकते हैं? नहीं, सारा का सारा बैंक लिखता है। तो इसमें याद रखना ये सिर्फ बैंक का अधिकार रहता है इसमें लिखने का। ओनर सिर्फ किस में लिख सकता है? कैश बुक। ओनर का अधिकार बस कैश बुक तक सीमित है, उसके बियॉन्ड ये पासबुक वगैरह में ओनर कभी नहीं लिख सकता। वो जाके बैंक के पास देगा तो बैंक उसमें प्रॉपर एंट्री वगैरह करता है। तो अब देखो हुआ क्या, एक तारीख ले लेते हैं, आज का तारीख है 2 अक्टूबर। तो मान लो 2 अक्टूबर को मोहित, बात नहीं सुनो, 2 अक्टूबर को मोहित अंकित को क्या दे दिया, वो चेयर दे दिया। ठीक है, मोहित के पास पैसा नहीं था तो मोहित उसको अंकित के पास पैसा नहीं था तो अंकित मोहित को चेक दिया। अब देखो जैसे ही सामान बेचा होगा मोहित, जैसे ही मोहित सेलर है फर्नीचर का, तो मोहित जैसे ही बेचा होगा मोहित किस में प्लस किया होगा? मोहित के पास अधिकार किस में लिखने का? कैश बुक। तो वो कैश बुक में कर दिया प्लस। कौन से तारीख को कर दिया होगा?
2 अक्टूबर को, क्योंकि 2 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन हुआ है, अक्रूवल बेसिस बोलता है जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उसी दिन रिकॉर्ड कर दो। तो इसमें ये प्लस कर दिया, मान लो फर्नीचर 20,000 का था तो 20,000 का फर्नीचर को प्लस कर दिया। अब मोहित के पास ये चेक आया है, अब ये चेक को लेके गया बैंक के पास और बैंक को ये चेक डिपॉजिट कर दिया। बताओ क्या ज़रूरी है उसी दिन उसको कैश मिल जाए, उसके बैंक में पैसा आ जाए? नहीं। एक कंसेप्ट होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, पढ़े हो क्या? क्लियरिंग हाउस फंक्शन मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, इसमें आएगा क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी, 12th में भी है ये टॉपिक, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। देखो ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है, बैंकों का बैंक कौन होता है? आरबीआई। ये तो बैंकों का बैंक है, सबसे ऊपर जो सर्वश्रेष्ठ बैंक है वो आरबीआई है। अब मान लो 2 बैंक है, एक देखते हैं बचेली और एक किरंदुल, ठीक है। यहाँ पे एक बैंक है, मान लेते हैं पूरे बचेली में बस एक बैंक है वो है एसबीआई, और पूरे किरंदुल में एक बैंक है वो है यूको बैंक। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि और कोई दूसरा बैंक एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बचेली में एकमात्र बैंक है एसबीआई और किरंदुल में एकमात्र बैंक है यूको बैंक। अब मान लो मैं रहता हूँ बचेली में, मेरे पास जो चेक आया है वो आया है यूको का, तो बताओ क्या मैं यूको का चेक लेके एसबीआई के पास जा सकता हूँ? हाँ, ये बिल्कुल अलाउड है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं यूको का चेक है तो यूको बैंक को ढूंढूंगा, वहाँ जाऊँगा, क्या पता दूर दूर तक यूको बैंक रहा नहीं तो क्या मैं दूसरा स्टेट थोड़ी ना जाऊँगा एक क्लियर करने के लिए। तो क्या होता है, जो भी पर्सन है उसके पास अगर दूसरे बैंक का चेक आ जाता है तो वो उसी के रिस्पेक्टिव जो भी आसपास में बैंक है, वो एचडीएफसी हो, यूको हो, कैनरा बैंक हो, कहीं पे भी जा सकता है और एसबीआई बैंक को जाके जमा कर दिया। एसबीआई बैंक पे जमा किया, लेकिन चेक कौन से बैंक का है? यूको बैंक का है। क्या एसबीआई ये चेक को क्लियर कर सकता है? नहीं। तो एसबीआई दे देता है बैंकों का बैंक को। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई के पास सारी बैंक का खाता होता है, इसमें एसबीआई का भी खाता रहेगा। बैंक का जो बैंक है ना वो आरबीआई है। तो अगर एसबीआई का बैंक अकाउंट है वो आरबीआई के पास है, यूको का जो बैंक अकाउंट है वो आरबीआई के पास है। सब जितने भी बैंक एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, सबका जो मेन खाता रखा रहता है वो बैंक का वो आरबीआई के पास है। तो अब क्या हुआ, ये एसबीआई के पास एक गलत चेक आ गया, यूको का चेक आ गया। एसबीआई बोल रहा हूँ मैं तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो वो दे दिया आरबीआई को वो चेक। अब बताओ आरबीआई के पास सारे बैंक का खाता है कि नहीं है? उसके पास तो एसबीआई का भी है, यूको का भी है, कैनरा बैंक का भी है, एचडीएफसी का भी है, सबका है। तो आरबीआई क्या करेगा, 2 से 3 दिन का समय लेता है, क्योंकि यहाँ तो मैं एक चेक की बात कर रहा हूँ, ऐसा तुम लोग मान लो कितने लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन डेली होते होंगे, तो ऐसे 2 से 3 दिन का समय लेता है। फिर आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई के पास जो यूको बैंक का चेक आया है उसको वो यूको बैंक में डाल देगा। अगर कहीं एसबीआई बैंक का कोई चेक दिया होगा तो वो एसबीआई बैंक में डाल देगा। एचडीएफसी बैंक का चेक दिया होगा तो वो एचडीएफसी बैंक में डाल देगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन, कि ये जिसका भी जो भी खाता है, क्योंकि आरबीआई के पास तो सबका खाता है, एसबीआई का भी है, यूको बैंक का भी है, तो आरबीआई क्या करता है 2 से 3 दिन का समय लेता है और सारे बैंक में अपना अपना जो भी अमाउंट है वो डाल देता है। ये वाला जो फंक्शन है उसके लिए कितना दिन लग गया, 2 से 3 दिन। अब ये तुम लोग डेट याद रखना, यहाँ पे वो था एग्जाम्पल में था मोहित कौन से तारीख को अपने कैश बुक में प्लस किया था? 2 अक्टूबर को। आज के दिन उसको चेक मिला था तो आज के दिन वो 20,000 रुपये को प्लस कर दिया था अपने कैश बुक में। क्या मोहित पासबुक में रिकॉर्ड कर सकता है? नहीं, उसका तो अधिकार ही नहीं है। पासबुक में अधिकार जो राइट रहता है उसे बैंक का रहता है। अब क्या हुआ, मोहित वो चेक लेके बैंक के पास गया, मान लो चेक किसी दूसरे ही बैंक का था, वो एसबीआई का यहाँ बैंक है लेकिन उसके पास चेक रखा यूको बैंक का। अब ये चेक को उस दिन डिपॉजिट कर दिया, बताओ क्या उसी दिन मिल जाएगा पैसा? ज़रूरी है क्या? नहीं, हम लोग तो अभी पढ़े 2 से 3 दिन का समय लगता है। तो अज्यूम कर लेते हैं जो 2 से 3 दिन का समय लग रहा है, 5 अक्टूबर को पैसा आ गया उसके पासबुक में, उसके पासबुक में भी 20,000 रुपये प्लस हो गया। कौन से तारीख को प्लस हुआ है? 5 अक्टूबर को। अब मान लो मोहित अचानक से इसके बीच में 4 अक्टूबर को चेक कर रहा है, तो बताओ क्या उसका कैश बुक और क्या उसका पासबुक दोनों इक्वल दिखेगा 4 अक्टूबर को? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि कैश बुक में कितना रुपए प्लस हुआ है? 20,000 रुपये। पासबुक में 4 तारीख तक कुछ हुआ है क्या? नहीं। तो अपना कैश बुक दिख रहा है 20,000, पासबुक कितना दिख रहा है? 0 रुपीज़। तो बताओ अगर मोहित एक एंटरप्रेन्योर है, ओनर है, ओनर को डर लगेगा कि नहीं? लगेगा ना, कि उसके कैश बुक में दिख रहा है 20,000, पासबुक में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो मोहित क्या करेगा, मोहित जाएगा उसके एटीएम में। तुम लोग एटीएम में मिनी स्टेटमेंट देखे हो, इतना सा एक मिनी स्टेटमेंट आता है, रुको मैं एक तुम लोग को दिखाता हूँ, क्या प्रॉब्लम चल रहा है। देखो मिनी स्टेटमेंट कैसा टाइप का होता है, जब हम लोग एटीएम में जाएंगे ना, एटीएम में वो ऑप्शन आता है, जब हम लोग कार्ड डालेंगे तो मिनी स्टेटमेंट वगैरह निकालने का ऑप्शन आता है। अगर मैं मिनी स्टेटमेंट निकाला ना तो एटीएम में जो पर्ची निकालने वाला होता है उसमें इतना बड़ा सा पर्ची निकलता है, उसमें पिछले 7 दिन का जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना रुपये आया है, कितना रुपये गया है, वो पूरा दिख जाता है।
तो ओनर क्या होता है, अपने एग्जाम्पल में मोहित जाएगा अपने एटीएम में और वो निकालेगा मिनी स्टेटमेंट निकालते साथ उसको पूरा दिख जाएगा कि कितना पैसा आया है कितना पैसा नहीं आया है। अगर उसको दिख रहा है कि पिछले 7 दिन में उसका कोई पैसा आया ही नहीं, वो तो 2 तारीख को जमा कर दिया था लेकिन अभी तक कोई पैसा इसमें ऐड हुआ ही नहीं है, तो वो जाके अपने बैंकर वगैरह से बात करेगा कि सर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है क्या, कितने देर में हो जाएगा, कितने दिन में हो जाएगा। तो एक अश्योरेंस मिल जाएगा मोहित को कि हाँ ठीक है आपका कल परसों तक हो जाएगा। तो मोहित बिल्कुल चिंता मुक्त होकर अपना घर जा सकता है। तो बताओ बैंक रिकन्सिलेशन आया समझ में। हम लोग अपना क्या कर रहे हैं, कैश बुक को पासबुक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अपना 4 तारीख को कैश बुक में 20,000 दिख रहा है लेकिन पासबुक में ऐसा नहीं दिख रहा है। क्यों पासबुक में ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आरबीआई 2 से 3 दिन का समय लेता है। तो कई बार ओनर अगर बीच में कभी चेक करता है तो उसको दिखता है यहाँ गड़बड़ है और यहाँ कुछ और है, दोनों मैच कर ही नहीं रहा है। तो इसी वजह से वो जाके मिनी स्टेटमेंट निकालेगा, फिर अपने बैंकर से बात करेगा, पूछेगा कि कब तक क्लियर होगा, क्या क्लियर होगा, कब नहीं होगा। वो पूरा पता चल जाने के बाद वो बोलता है चल ठीक है, अब मेरा जो कैश बुक है और जो पासबुक है वो बराबर है, अभी पैसा नहीं भी आया तो 1 आध दिन में आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग BRS प्रिपेयर करते हैं। BRS का नाम ये बैंक रिकन्सिलेशन का मतलब होता है रिकरेक्शन। हम लोग करेक्शन कर रहे हैं कि जो मेरा कैश बुक का बैलेंस है और मेरे पासबुक का बैलेंस है वो दोनों इक्वल होना है। अगर वो इक्वल नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पॉइंट आया समझ में। ये एक हो गया, ठीक है। एक ये हो गया कि टाइम के वजह से हो जाता है, इसमें टाइम का ही तो लोचा था कि 1 तारीख को कैश बुक में प्लस कर दिया मोहित, क्योंकि उसके अधिकार है, कैश बुक में तो कभी भी प्लस कर सकता है, लेकिन पासबुक में 5 तारीख को प्लस हुआ। तो ये एक पहला रीज़न था जिसकी वजह से BRS बनाते हैं, वो होता है ड्यू टू टाइम डिफरेंस, टाइम के डिफरेंस की वजह से। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या हो सकता है। मान लो ये है मोहित के पास रखा है 2 बुक, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। बताओ कैश बुक पे रिकॉर्ड करने का अधिकार किसका है, ओनर का या बैंक का? ओनर का। और पासबुक में रिकॉर्ड करने का अधिकार किसका है, बैंक का। ये क्लियर रखना है, क्योंकि कई बार आगे मैं टॉपिक पूछूंगा, लोग बोलते हैं बैंक में रिकॉर्ड होगा। बैंक में नहीं रिकॉर्ड होगा, हम बस कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब तक बैंक वाला रिकॉर्ड नहीं कर रहा है तब तक हम पासबुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये मोहित है, मोहित के पास दो बुक है, एक कैश बुक है, एक पासबुक है। कैश बुक पे अधिकार ओनर का रहता है, पासबुक पे अधिकार बैंक का होता है। अब मान लो हुआ क्या, मोहित का एक कोई पुराना कस्टमर था दिव्यांश, ठीक है। दिव्यांश एक कोई पुराना कस्टमर था, उसके पास अचानक वो कभी 2,000 रुपये देने का था, वो बिना मोहित को बताए जाके उसके अकाउंट में जमा कर दिया 2,000 रुपये। बताओ कोई भी ऐसा बिना बताए बैंक में जाके जमा कर सकता है किसी के भी? हाँ बिल्कुल, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपॉजिट कोई भी कर सकता है। मान लो अगर मेरे पास नुपुर के बैंक का खाता है, मैं उसके भी बैंक में जाके जमा कर सकता हूँ। लेकिन क्या तुम लोगों को कोई पागल लग रहा है कोई आउटसाइडर किसी के बैंक में जमा करेगा? नहीं। लेकिन बताओ अगर पैसा विड्रॉ करना है, क्या कोई भी पैसा विड्रॉ कर सकता है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये तो इलीगल है ना, किसी दूसरे का खाता हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो विड्रॉ कोई भी एरा गैरा नहीं कर सकता, लेकिन डिपॉजिट तो हर कोई कर सकता है। कोई अनजान व्यक्ति का भी अकाउंट में हम पैसा डाल सकते हैं, और इसमें तो किसी का नुकसान भी नहीं हो, अनजान व्यक्ति का भी फायदा है कि उसको पैसा मिल जाएगा। पॉइंट आया समझ में। अब देखो ये दिव्यांश का भी 2-3 साल पहले 2,000 देने का था, वो बैड डेट हो गया और पैसा नहीं दे रहा था। अचानक उसके पास पैसा आया 2,000 रुपये, तो वो मोहित के जाके बैंक में जमा कर दिया। क्या वो मोहित को बिना बताए जमा कर सकता है बैंक में? बोलो, जमा कर सकता है? हाँ बिल्कुल जमा कर सकता है। तो देखो जब जमा किया होगा तो बैंक के पास क्या का अधिकार है, किसमें रिकॉर्ड करने का? पासबुक। तो पासबुक में क्या हुआ होगा, 2,000 प्लस हो गया होगा। लेकिन क्या मोहित को इस बात का पता चला है? नहीं। मान लो नोटिफिकेशन वगैरह भी नहीं आया फ़ोन में, तो मोहित को, ओनर को ये बात का पता ही नहीं चला है। तो क्या वो अपने कैश बुक में प्लस किया होगा? नहीं। तो बताओ BRS फिर से करने की ज़रूरत है कि नहीं है? क्योंकि अपना कैश बुक दिख रहा है 0 और पासबुक दिख रहा है 2,000। आया समझ में। कब कब BRS बनाते हैं पहले वो क्लियर होना है। एक तो वो टाइम के वजह से, दूसरा ये कि ओनर को पता ही नहीं चला, ओनर को बिना बताए पैसा जमा कर दिए। तो ये सब के वजह से भी हमारा कैश बुक अलग दिख रहा है, पासबुक अलग दिख रहा है। अगला एग्जाम्पल, जब हम लोग किसी कंपनी का शेयर लेते हैं तो बदले में क्या मिलता है? डी से था शब्द, याद है किसी को? हम लोग जर्नल एंट्री में पढ़े थे। जब किसी कंपनी का, मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का शेयर खरीदा हूँ, तो बदले में मेरे को प्रॉफिट मिलता है। उस प्रॉफिट को कुछ नाम देते हैं, डिविडेंड। उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। अभी जो BST का चैप्टर नंबर 7 है ना, उसमें तुम लोग और डेप्थ में पढ़ोगे, इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो ये डिविडेंड मिला। मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर लिया था और वो मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में डिविडेंड दे दिया। बताओ बैंक अकाउंट में डिविडेंड दिया होगा तो किस में प्लस हुआ होगा? पासबुक में प्लस हो गया। लेकिन क्या ओनर को पता चला इसके बारे में? नहीं। तो कैश बुक में तो 0 है। तो बताओ फिर से BRS बनाना पड़ेगा कि नहीं? बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसे टाइम है जिसमें BRS हमें बनाना पड़ता है। ये हो गया 2 केस। पहला था टाइम डिफरेंस की वजह से, और दूसरा ओनर को ये बात का भनक ही नहीं लगा और पैसा उसके अकाउंट में आ गया। अब अगले पे आते हैं, एक और एग्जाम्पल। बताओ इंसान से गलती हो सकता है कि नहीं?
हो सकता है, इंसान तो गलती का मूर्ति है कि वो कभी भी गलती कर सकता है, किसी भी पॉइंट में गलती कर सकता है, कितना भी प्रो लेवल का इंसान हो वो कभी ना कभी गलती कर सकता है। तो हुआ क्या, मान लो ये मोहित है, मोहित को 2000 रुपये मिला, 3000 रुपये मिला, कोई से कस्टमर दिया तो अपने कैश बुक में 3000 को प्लस किया। मोहित पासबुक में प्लस क्यों नहीं किया? क्योंकि उस पर उसका राइट ही नहीं है, अधिकारी नहीं है, वो बस कैश बुक तक ही सीमित है, ओनर बस उतना ही कर सकता है। तो वो कैश बुक में 3000 रुपये प्लस कर दिया और ये चेक ले जाके वो बैंक में दे दिया। जो बैंकर बैठा हुआ था वो गलती से 3000 रुपये को 30,000 दबा दिया, 1 0 और लगा दिया, तो इसमें उसके अकाउंट में चला गया 30,000 रुपये। तो उसके पासबुक में कितना दिख रहा है? 30,000, और उसके कैश बुक में कितना दिख रहा है? 3000। बताओ फिर से BRS बनाना पड़ेगा कि नहीं? बनाना पड़ेगा। इंसान में तो कभी भी एरर का एलिमेंट आता ही है, वो बस 1 0 और डाल दिया, या 1 0 और डाल सकता है, क्या पता 1 0 हटा ही दिया तो 300 रुपये चला गया 3000 भेजने की जगह। तो ये सब जगह में हमें करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एरर। तो 3 केसेस में हमें BRS बनाना पड़ता है, एक तो टाइम के वजह से, एक तो ओनर का लापरवाही या गलती कुछ भी ऐसा या उसको पता ही नहीं चला उसके बारे में, और तीसरा होता है एरर की वजह से। बताओ यहाँ तक क्लियर है BRS? ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं, लिखो BRS का क्या मीनिंग होता है। अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को हम लोग BRS ही लिखेंगे, बार बार वो पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे। BRS इज अ स्टेटमेंट, BRS is a statement prepared by the account holder. BRS is a statement prepared by the account holder. अकाउंट होल्डर बनाएगा, मतलब मोहित अगर मेन ओनर है तो ओनर इसको प्रिपेयर करेगा। BRS is a statement prepared by the account holder on a particular date. जब भी उसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलती हुआ है, मेरा कैश बुक और पासबुक दोनों मेल नहीं खा रहा है, मैच नहीं हो रहा है, तो कोई से भी पर्टिकुलर डेट में वो बना लेगा। BRS is a statement prepared by the account holder on a particular date to reconcile the passbook and cash book. To reconcile the passbook and cash book. पासबुक को ना बुक में कई जगह बैंक स्टेटमेंट लिखा है, तो वो भी लिख लो। बोलते तो हम लोग पासबुक ही है, बाकी बुक में बैंक स्टेटमेंट भी लिखा है। BRS is a statement prepared by the account holder on a particular date to reconcile. reconcile का मतलब होता है रिकरेक्शन, कि हम चेक कर रहे हैं कि सही साठ है कि नहीं, सब कुछ दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए बैंकर से जाके बात किया जाता है, मिनी स्टेटमेंट निकाला जाता है। अब तो मान लो मैं 20,000 का एग्जाम्पल लिया, क्या पता 2 लाख 3 लाख इतने बड़े बड़े अमाउंट का भी हो सकता है, तो इंसान को तो वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा अगर दोनों मैच नहीं किया तो। इसीलिए BRS बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। BRS इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर ऑन अ पर्टिकुलर डेट टू रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब रिकरेक्शन, द पासबुक मतलब बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बताओ क्या हर बिजनेसमैन BRS बनाएगा, ज़रूरी है क्या? नहीं। हमारा जो फाइनल अकाउंट का प्रोसेस था वो था जर्नल। बताओ जर्नल के बाद क्या बनाते हैं? लेजर। लेजर के बाद क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट, वही बैलेंस शीट, P&L, ये सब बनाया जाता है। यहाँ कहीं पे भी तुम लोग को BRS दिख रहा है क्या? नहीं। BRS ज़रूरी नहीं है बनाना, वो तो ओनर अपने अश्योरेंस के लिए बनाता है कि उसको डर नहीं लगे, एक बार क्लियर हो जाए कितना पैसा आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो ये कोई पार्ट नहीं है कि बनाना ही है तभी बिजनेस अच्छा हो पाएगा। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। अगला पॉइंट, इट इज़ अ मेथड बाई विच, ये बस एक प्रक्रिया, एक मेथड है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बनाना ही है तभी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन पाएगा। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज़ अ मेथड बाई विच बैंक बैलेंस इन कैश बुक, बैंक बैलेंस इन कैश बुक, CB मतलब कैश बुक एंड PB मतलब पासबुक। It is a method by which bank balance in cash book and passbook are reconciled. Reconciled मतलब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दोनों का बैलेंस इक्वल कर पाए। जब तक इक्वल नहीं रहेगा ओनर अच्छे से चैन की सांस ले ही नहीं पाएगा। It is a method by which bank balance in cash book and passbook are reconciled to ensure that एरर का क्या मतलब होता है? कुछ गलती हो गया या लिखना ही भूल गए? कुछ गलती हो गया। मान लो 2000 की जगह 1 0 और चला गया, 20,000 हो गया,
या 1 0 कम हो गया, 200 रुपये चला गया। तो अगर कोई एरर रहेगा, इफ एनी आर करेक्टेड, अगर कोई एरर होगा तो वो करेक्ट कर लो। एंड ट्रांजैक्शन इफ एनी ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब गलती हो गया या लिखना ही भूल गए, लिखना ही भूल गए, उसको बोलते हैं ओमिटेड, कि हम लोग लिखना ही भूल गए। क्या बताओ, हम लोग पैसा डिपॉजिट तो कर दिए थे लेकिन कैश बुक में मोहित रिकॉर्ड करना ही भूल गया जल्दीबाजी में। तो ऐसा भी हो सकता है, ह्यूमन में एरर एलिमेंट होता है। एरर का मतलब गलती हो जाना, ओमिटेड का मतलब लिखना ही भूल गए। गलती 2000 की जगह 20,000 कर दिए या 2000 की जगह 200 कर दिए, यहाँ तो लिखना ही भूल गए, 2000 भी नहीं लिखे, 200 भी नहीं लिखे। इट इज़ अ मेथड बाई विच बैंक बैलेंस इन कैश बुक एंड पासबुक आर रिकनसाइल्ड टू एंश्योर दैट एरर्स इफ एनी आर करेक्टेड एंड ट्रांजैक्शन इफ एनी ओमिटेड आर रिकॉर्डेड। अगर कोई ओमिट हो गया है ट्रांजैक्शन तो उसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। हो गया यहाँ तक? इट इज़ अ मेथड बाई विच बैंक बैलेंस इन कैश बुक एंड पासबुक आर रिकनसाइल्ड टू एंश्योर दैट एरर्स इफ एनी आर करेक्टेड। अगर कोई गलती हुआ है तो उसको सुधार लेंगे। एंड ट्रांजैक्शन इफ एनी ओमिटेड, अगर कोई ट्रांजैक्शन भूल गए लिखना तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, सो दैट हमारा कैश बुक और पासबुक बैलेंस दोनों टैली हो जाए। फिर अगला लिखो, नीड/इम्पोर्टेंस ऑफ BRS। ये BRS बनाने की ज़रूरत क्यों है? नीड/इम्पोर्टेंस ऑफ BRS क्यों बनाते हैं ये नहीं पूछा, क्यों बनाएंगे फिर तो वो आएगा टाइम डिफरेंस के वजह से, ओनर को पता नहीं चला था, एरर हो गया था। ये बनाने की ज़रूरत क्यों है, मतलब नीड क्या है इसकी ज़रूरत, नीड या इम्पोर्टेंस ऑफ BRS। सबसे पहला लिखो, बस हेडिंग ही लिखना है इसमें। पहला, द रिकन्सिलेशन विल ब्रिंग आउट एनी एरर। जब हम रिकन्साइल करते हैं ना तो अगर कोई एरर हुआ है तो वो भी पता चल जाता है। द रिकन्सिलेशन विल ब्रिंग आउट एनी एरर दैट मे हैव बीन कमिटेड या मे क्यों लिखा है, मस्ट क्यों नहीं लिखा है? बोलो। हाँ, ज़रूरी थोड़ा ना है कि जानबूझ के गलती करे। कई बार गलती इंटेंशनली होता है, कई बार अनइंटेंशनली होता है। जल्दीबाजी में वो बैंकर 1 0 कम डाल दिया या 1 0 ज़्यादा डाल दिया, तो इसलिए मे लिखा। ऐसा हो सकता है इंटेंशनली भी या अनइंटेंशनली भी कि गलती होने के चांसेस बन सकते हैं। दैट मे हैव बीन कमिटेड ईदर इन कैश बुक और इन पासबुक। अगर कैश बुक में गलती हुआ है तो किसके वजह से हुआ होगा? ओनर की वजह से। और पासबुक में हुआ है तो किसके वजह से? बैंकर की वजह से। कभी भी याद ये मत बोलना कि पासबुक में ओनर की वजह से होता है, ओनर का कोई अधिकार ही नहीं है पासबुक में लिखने का। दूसरा लिखो, एनी अनड्यू डिले मतलब हम चाह नहीं रहे थे लेकिन इससे ज़्यादा लेट हो गया। बोला गया था 1 दिन का टाइम लगेगा, 2-3 दिन का टाइम लग गया बहुत हैवी वर्क के वजह से। तो अनड्यू डिले, जैसे 1 तारीख को 2 अक्टूबर को जाके चेक जमा कर दिए लेकिन वो क्लियर हुआ 5 तारीख को, तो ये बहुत ज़्यादा डिले हो गया, 1 दिन 2 दिन से भी ज़्यादा। एनी अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक विल बी शोन अप बाई रिकन्सिलेशन। तो अगर हम लोग 4 अक्टूबर को बनाएंगे तो हम देख पाएंगे कि वो मिनी स्टेटमेंट में पैसा आया है कि नहीं आया है। एनी अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक will be shown up by reconciliation. बताओ, अगर हम बार बार कैश बुक और पासबुक को मैच करते रहेंगे तो क्या कभी फ्रॉड होने का चांसेस है? नहीं। अगर मान लो मैं कोई अपना काम करने वाला प्यून वगैरह किसी को भेज दिया हूँ जहाँ चेक जाके जमा कर दे, और वो चेक जमा ही नहीं किया या अंदर कुछ हेरा फेरी किया, और मैं दोनों बार बार रिकनसाइल कर रहा हूँ, तो फ्रॉड होगा ही नहीं। वो प्यून भी डरेगा ये सब गलती करने से। लेकिन अगर वो प्यून को पता है कि ये बॉस जो है वो तो दोनों को चेक करता ही नहीं है, कैश बुक कहीं अलग चल रहा है, पासबुक कहीं अलग, तो जो हमारे इम्प्लॉई होते हैं उन लोग बहुत ज़्यादा घपलाबाजी कर सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। फ्रॉड को ही ना अकाउंटेंसी के भाषा में बोलते हैं एम्बेजलमेंट।
अगर हमारा एम्प्लॉय चोरी कर रहा है, स्पेशली ये एम्प्लॉय के लिए होता है, अगर हमारा एम्प्लॉय चोरी कर रहा है तो उसको फ्रॉड नहीं बोलते, उसको एम्बेजलमेंट बोलते हैं, और कोई बाहर का आदमी कुछ चोरी कर रहा है तो फ्रॉड बोलते हैं। लिखो तीसरा पॉइंट, BRS बनाने का नीड। अ रेगुलर रिकंसिलिएशन, अगर हम बार बार रिकंसिलिएशन करते जाएंगे, अ रेगुलर रिकंसिलिएशन discourages the accountant of the bank from embezzlement, मतलब चोरी चकारी नहीं हो पाएगा। तो ये 3 नीड है जिसके वजह से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। सबसे पहला, अगर कोई एरर है तो वो टाइमली रेक्टिफाई हो जाए, कोई अनड्यू डिले हो रहा है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, तो वो भी रिकंसिलिएशन में सब प्रॉपर हो जाए। और तीसरा, अगर हम रेगुलर रिकंसिलिएशन करते जाएंगे तो इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट डिस्करेज हो जाएंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, उन लोग डिस्करेज हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे और चोरी चकारी एम्बेजलमेंट नहीं करेंगे। हो गया यहाँ तक लिखना ना। अब अगला लिखो, रीजंस ऑफ डिफरेंस इन बैलेंसेस ऑफ पासबुक एंड कैशबुक। बोल रहा है दोनों में डिफरेंस क्यों होगा, कैशबुक में और पासबुक में। हम लोग जो 3 पॉइंट पढ़े, कभी टाइमिंग के वजह से, कभी ओनर को पता ही नहीं था, अचानक से पैसा आ गया, कभी पैसा 2000 डाले थे, गलती से वो 20,000 हो गया। रीजन ऑफ डिफरेंस इन बैलेंस ऑफ पासबुक एंड कैशबुक, यही चैप्टर का कोर एरिया। ये तीनों पढ़ लेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। कॉजेज ऑफ डिफरेंस, कॉजेज मतलब वही रीजन, रीजन्स ऑफ डिफरेंस इन बैलेंसेज ऑफ पासबुक एंड कैशबुक। तो ये चैप्टर का मेन इंपॉर्टेंट कोर एरिया है, ये तीनों पढ़ लेने से चैप्टर खत्म। पहला लिखो, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज। दूसरा, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय अकाउंट होल्डर। मतलब दिव्यांश 2000 रुपये डायरेक्ट बैंक में डाल दिया, तो बैंक वाला तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मोहित जिसके पास कैश बुक था उसको पता ही नहीं चला, तो वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय अकाउंट होल्डर। और तीसरा, डिफरेंस ड्यू टू एरर, डिफरेंस ड्यू टू एरर, डिफरेंस ड्यू टू एरर। डिफरेंस ड्यू टू एरर में एक एग्जांपल लिख लो कि पैसा डिपॉजिट किए थे, पे किए थे, लिख लो पे किए थे 2000 रुपये और वो रिकॉर्ड हो गया 200 रुपये, तो ये एक एरर है। पे किए थे 2000 और रिकॉर्ड हुआ सिर्फ 200 रुपये, बैंकर एक ज़ीरो कम दबा दिया। तो फिर हम बैंक के पास जाएंगे, स्टेटमेंट निकालेंगे, बैंकर से बात करेंगे और जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अब एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम लोग आंसर बताना क्या होगा उसका। बताओ, हम कैश को क्या मानते हैं, असेट मानते हैं कि लाइबिलिटी? असेट, ठीक है। और बैंक को भी हम क्या मानते हैं? असेट ही मानते हैं। जो बैंक में भी बैलेंस रखा है उसको भी हम अपने असेट बोलते हैं। अब बताओ, जब जब असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और जब जब हमारा असेट कम होता है हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक है। लेकिन तुम लोग नोटिस किए होगे कि जब भी हमारा बैंक में पैसा आता है, जैसे मान लो ये मेरा बैंक अकाउंट है, उसमें अगर पैसा आया है तो लिखा रहता है यूअर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। कभी देखे हो? देखो ये मैसेज मैं दिखा देता हूँ, ऐसा लिखा हुआ रहता है यूअर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब आया है। लेकिन हम लोग तो अभी बात किए ना, बैंक हमारे लिए क्या होता है? असेट होता है। और असेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। समझे कि नहीं तुम लोग? हम लोग ये करते हैं ना, बैंक हमारा असेट है, असेट बढ़ता है तो डेबिट। तो एंट्री मतलब मैसेज तो ये आना चाहिए यूअर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विथ इतना इतना रुपए। लेकिन जब भी पैसा आता है तो ऐसा लिखा हुआ था यूअर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो इसका लॉजिक क्या होगा? कैसे कैसे?
थोड़ा सही ट्राई किया और बता। हाँ लेकिन बैंक तो अपना असेट है ना, असेट बढ़ता है तो हम लोग क्या बात किए थे, असेट बढ़ता है तो डेबिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ आ रहा है योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड। ये मैसेज तब आता है जब हमारे पास पैसा आया है, तो ऐसा क्यों। हाँ अंकित ट्राई कर, थोड़ा सा तो सही गए थे। हाँ थोड़ा और, हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, बैंक के तरफ से। हाँ और बता। हाँ कैसे लाइबिलिटी हुआ। हाँ करेक्ट। हाँ हाँ निखिल का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ ना पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा। मान लो ये अपना सेलर मोहित, ये 2 बुक्स है, एक है कैश बुक और एक है पासबुक। थोड़ा ध्यान से सुनो, जब हम कैश बुक पढ़ते हैं ना तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है ओनर, ओनर मतलब मोहित, और जब हम पासबुक पढ़ते हैं ना तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है बैंक। तो कैश बुक जो है वो मोहित के लिए असेट है। बताओ जब जब पैसा आएगा मोहित कैश बुक में क्या करेगा, डेबिट, क्योंकि असेट है, और जब जब पैसा जाएगा मोहित कैश बुक में क्या करेगा, क्रेडिट, क्योंकि असेट कम हो गया। लेकिन तुम लोग अब बैंक के तरफ से सोचो, ये है ओनर और ये है बैंक। ओनर अपना पैसा बैंक को दे दिया, तो ये जो पैसा बैंक में आया है क्या ये बैंक का पैसा है, नहीं, ये तो ओनर को बिलोंग करता है। तो बैंक के लिए ये पैसा असेट होगा या लाइबिलिटी होगा, लाइबिलिटी होगा। तो मोहित जब जब बैंक को पैसा देगा तब तब बैंक का लाइबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसीलिए हमारा जब भी बैंक में पैसा जाता है तो बैंक का लाइबिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए हमारे मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। पॉइंट आया समझ में। और जब हम पैसा निकाल लेते हैं, मान लो गूगल पे फ़ोन पे से इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिए, रिचार्ज वगैरह कर लिए, तो बैंक का लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि हम पैसा निकाल लिए और लाइबिलिटी कम होता है तो क्या करते हैं, डेबिट। इसीलिए तुम लोग नोटिस करे होगे कि जब भी पैसा हमारे बैंक से निकलता है तो हमारा मैसेज ये आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड। डेबिटेड का मतलब है इतना पैसा निकल गया। पॉइंट आया समझ में। हम लोग बैंक के हिसाब से सोचते हैं, बैंक के लिए वो पैसा लाइबिलिटी हो, बैंक का पैसा नहीं, वो हमारा पैसा रखा हुआ है, तो इसीलिए बैंक की तरफ से सोचेंगे तो वो लाइबिलिटी है। लिखो ये वाला पॉइंट, कैश बुक वर्सेस पासबुक। कैश बुक वर्सेस पासबुक। कैश बुक में लिखो मेंटेन्ड प्लस रिकॉर्डेड बाय ओनर, मेंटेन्ड प्लस रिकॉर्डेड बाय ओनर। और ओनर पैसा डाल रहा है, अपना ही पैसा डाल रहा है, तो वो तो असेट है। इसलिए जब जब असेट बढ़ेगा तो हम कैश बुक में डेबिट करेंगे। यहाँ कैश बुक की बात हो रही है, जब जब पैसा बढ़ेगा कैश बुक में डेबिट करेंगे, जब जब पैसा कम हो जाएगा कैश बुक में क्रेडिट करेंगे। लेकिन वहीं अगर बैंक की बात करें पासबुक की, तो जब जब पैसा डालेंगे बैंक का और लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो इसलिए क्रेडिट करेंगे, और जब जब पैसा निकालेंगे बैंक का लाइबिलिटी कम हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम पैसा डालते हैं अपने अकाउंट में तो बैंक का और लाइबिलिटी बढ़ जाता है, तो इसलिए मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, क्योंकि बैंक का लाइबिलिटी और बढ़ गया। और जब जब पैसा हम निकालते हैं, मान लो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करे, रिचार्ज किए, तो आता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, मतलब बैंक का उधारी कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गया। अगला लिखो प्रेजेंटेशन ऑफ बीआरएस। प्रेजेंटेशन ऑफ बीआरएस, प्रेजेंटेशन ऑफ बीआरएस, इसका ए पॉइंट लिखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सबसे पहला कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस कब दिखेगा, बताओ। कैश बुक ओनर के लिए क्या था, असेट था कि लाइबिलिटी था, असेट था। तो अगर डेबिट बैलेंस होगा तब हमारे लिए ये पॉजिटिव, पहले लिख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस ये 3 होगा तो पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे,
सबसे पहला या तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, दूसरा बैलेंस एज पर कैश बुक, और तीसरा फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर ये 3 दिया है तो इसको हम लोग पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे। नेगेटिव बैलेंस कब मानेंगे? कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस कब मानेंगे? तो क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। इसको पढ़ते ही साथ लगेगा कि कुछ तो एकदम खतरनाक है, जैसे ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल, मतलब ये खराब है, तो इसको हम लोग नेगेटिव बैलेंस मानेंगे। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल नहीं अनफेवरेबल, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अब पासबुक का कब कब पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे? पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कब कब मानेंगे? पहला क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। और पासबुक का कब कब नेगेटिव बैलेंस मानेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। क्या हो रहा है? हाँ, हो गया लिखना सबका। प्रेजेंटेशन ऑफ बीआरएस के अंदर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सबसे पहला कैश बुक में पॉजिटिव बैलेंस कब कब मानेंगे? ये क्वेश्चन का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसी से क्वेश्चन चालू होता है। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस कब कब मानेंगे? पहला डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, और फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर ये 3 दिया है तो हम इसको पॉजिटिव बैलेंस मानेंगे। ये 3 दिया है तो इसको हम लोग नेगेटिव बैलेंस मानेंगे। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। पासबुक का पॉजिटिव कब कब मानेंगे? पहला बताओ, पासबुक असेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। ओनर नहीं, बैंक की तरफ से ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। इसीलिए इसका पॉजिटिव में लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जब जब बढ़ेगा पासबुक का बैलेंस तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, मतलब पैसा आया है। बैलेंस एज पर पासबुक और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। और नेगेटिव कब कब मानेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, और अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। कॉल आ रहा है क्या? जल्दी जल्दी इतना लिख लो। अब देखो, इसको याद रखने का तरीका क्या है। जैसे अगर मैं पॉजिटिव बैलेंस की बात करूं, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, तो इसमें देखो ये कॉमन है और ये कॉमन है। इसमें भी लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, इसमें भी लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ भी लिखा है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ भी लिखा है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो अगर ये दोनों लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा, ठीक है। और इसका याद रखने का तरीका क्या? नेगेटिव बैलेंस। तो नेगेटिव में देखो, ये ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट और अनफेवरेबल, ये दोनों जो है ये नेगेटिव में आ गया। अब बस याद रखना है तो ये वाला डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब देखो इसको कैसे समझेंगे। कैश बुक क्या है अपने लिए? असेट है, और जब जब पैसा आया है, असेट बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो जब भी डेबिट बैलेंस रहेगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? प्लस। और यही अगर रहेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो क्या मानेंगे उसको? माइनस। फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर लिखा रहेगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर कैश बुक में डेबिट हो रहा है तो बताओ अच्छा बात है या खराब बात है? अच्छा बात है ना, कैश बुक में डेबिट हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस। और वही लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसको क्या करेंगे? माइनस। क्रेडिट कैश बुक में होना खराब बात है, इसका मतलब है पैसा जा रहा है हमारे पास से, तो अगर लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक तो उसको माइनस करेंगे।
और लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसको हम लोग प्लस करेंगे। लेकिन अब आते हैं पासबुक पे। पासबुक बैंक के लिए असेट होता है कि लाइबिलिटी होता है? लाइबिलिटी। और जब जब पैसा आता है तो क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। क्रेडिट हुआ है मतलब पैसा आया है। तो अगर ऐसा लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब प्लस करेंगे, और अगर ऐसा लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक तो क्या करेंगे? माइनस। अभी तुम लोग देखना मत, मैं बोलते जाऊंगा, तुम लोग बस बताना क्या क्या होगा। लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बताओ क्या करेंगे इसको? प्लस। लिखा है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, क्या करेंगे इसको? प्लस। फेवरेबल नाम सी लग रहा है ना, बहुत अच्छा है। फिर लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या करेंगे इसको? माइनस। फिर लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या करेंगे? क्रेडिट हो रहा है कैश बुक में, खराब बात है, माइनस। अब आते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक में क्रेडिट हो रहा है, प्लस, क्योंकि पैसा आया है हमारे पास। लिखा है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, माइनस। ओवरड्राफ्ट किसी पे भी हो, ओवरड्राफ्ट हो, अनफेवरेबल हो, चाहे वो कैश बुक पे हो चाहे वो पासबुक पे हो, वो माइनस ही होगा। फिर लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्या करेंगे इसको? माइनस, क्योंकि हमारा जब पैसा जाता है तब मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। आया पॉइंट समझ में? एक बार इसको रीड कर लो, फटाफट 3-4 पूछ लूंगा एक एक लोग से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस प्लस या माइनस तुम लोग को बताना रहेगा। यही स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट के बाद ही वो आगे का फॉर्मेट बनता है। बस उसमें स्टार्टिंग का याद रखना है, डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है और ये डेबिट। रट्टा नहीं मारना है, लॉजिक देखो। कैश बुक में डेबिट हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है, असेट है हमारे लिए। कैश बुक में क्रेडिट हो रहा है मतलब नेगेटिव, माइनस, पैसा जा रहा है। और पासबुक का जस्ट उल्टा हो जाता है। चलो हो गया याद। दिव्यांश तेरे ट्राई करते हैं। अरे अरे हो जाएगा। हाँ बता। अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस या माइनस, बस इतना बोलना है। हाँ हाँ, नहीं ऐसे गूंगा। हाँ माइनस। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। वाह वाह वाह। क्या डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक? जल्दी, रैपिड फायर चल रहा है तो पूरा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हैं। वाह वाह। देख अभी निखिल कैसे बताएगा। निखिल, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बढ़िया। अगला अंकित बताएगा। अंकित, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल एज पर कैश बुक, फेवरेबल एज पर कैश बुक, फेवरेबल एज पर पासबुक, माइनस फेवरेबल एज पर पासबुक। हाँ, फेवरेबल तो हर केस में गिवन सिनेरियो में प्लस ही होगा। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक माइनस। ठीक है, अगला मोहित बताएगा। मोहित, अनफेवरेबल एज पर कैश बुक, फेवरेबल एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक,
क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, बढ़िया। अगला मीनाक्षी, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। हाँ, अगला भूमि, भूमि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, फेवरेबल एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। हाँ, करेक्ट। अगला प्रतीक्षा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट एज पर पासबुक, क्रेडिट एज पर पासबुक, अनफेवरेबल एज पर कैश बुक, फेवरेबल एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, फेवरेबल एज पर कैश बुक, क्रेडिट एज पर पासबुक, क्रेडिट एज पर पासबुक, डेबिट एज पर कैश बुक। हाँ, अगला डेबिट एज पर कैश बुक, क्रेडिट एज पर पासबुक, अनफेवरेबल एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, फेवरेबल एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगला शिप्रा, हाँ शिप्रा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, हाँ, क्रेडिट एज पर पासबुक, डेबिट एज पर कैश बुक, हाँ कैश, अनफेवरेबल एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, फेवरेबल एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, हाँ, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, अगला नुपुर, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट एज पर पासबुक, क्रेडिट एज पर पासबुक प्लस डेबिट एज पर कैश बुक, डेबिट एज पर पासबुक, डेबिट एज पर पासबुक प्लस योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड माइनस, तो कुछ और ढूंढ रही थी प्लस माइनस के अलावा, डिवाइड। हाँ, फेवरेबल एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। हाँ, बढ़िया। चलो ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला लिखो फॉर्मेट, इसके बाद ब्रेक लेंगे। ये ए पॉइंट था अपना ओपनिंग बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। याद रखना है ये सब, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। एक एक पॉइंट करने का एक एक मार्क मिलता है। अगर 6 पॉइंट आया तो 6 मार्क मिलेगा। फॉर्मेट लिखो, 2 अल्टरनेटिव है, दोनों ही बनाएंगे। फॉर्मेट में 2 अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव 1 मतलब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन 2। ऊपर हेडिंग लिखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी तारीख में बना रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी तारीख में बन रहा है। पर्टिकुलर और अमाउंट, ये हो गया पहला फॉर्मेट, जिसमें बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा, ये याद रखना, जिससे भी स्टार्ट करेंगे ना उसके अपोजिट में ख़त्म करेंगे। अगर कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो ख़त्म किस पे होगा? पासबुक पे, क्योंकि हम लोग को दोनों को इक्वल करना है। अगर पासबुक पे चालू होगा तो कैश बुक पे ख़त्म हो जाएगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, फिर ऐड करेंगे जो भी उसके रेस्पेक्टिव आइटम्स होंगे और लेस करेंगे जो भी उसके रेस्पेक्टिव आइटम होंगे।
और फाइनल जो लास्ट में बैलेंस आ रहा है उसको बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। अल्टरनेटिव 2 भी है दूसरा ऑप्शन, पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम। पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम। ये केवी में कौन सा फॉर्मेट से करवाएं? सेकेंड वाला ना, और डीएवी में पहले वाले से। किसी से भी करो आंसर सेम ही बैठता है। पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम, बस वहाँ जो हम लोग अलग अलग कॉलम बना रहे हैं प्लस और माइनस, यहाँ पे उसको ऐसे ही हॉरिजॉन्टली दिखा दिए हैं प्लस और माइनस, वहाँ पे उसको वर्टिकली दिखा दिया गया है। बैलेंस एज पर कैशबुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो ख़त्म होगा बैलेंस एज पर पासबुक से। पासबुक से चालू करेंगे तो कैशबुक पे ख़त्म होगा। एक घंटे तो इसका थ्योरी में ही चला गया। बैलेंस एज पर कैशबुक, यहाँ में जो स्टार लिखा हो ना, ये स्टार इंडिकेट कर रहा है कि दोनों नहीं आएगा, या तो अगर प्लस वाला होगा तो प्लस में आएगा, माइनस वाला होगा तो माइनस में आएगा, इसीलिए मैं स्टार बना दिया हूँ। अब डिपेंड करेगा, अगर ये जो हम लोग पढ़े यहाँ पे, अगर इसमें प्लस का आइटम दिया है तो प्लस साइड लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस ऐसा कुछ लिखा है तो माइनस साइड लिखेंगे, तो इसीलिए दोनों नहीं आएगा, दोनों में से कुछ एक आएगा। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक लिखा है तो कौन से साइड आएगा, प्लस की माइनस? प्लस। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक प्लस। तो वो डिपेंड करेगा कि लिखा क्या है। अगर प्लस वाला आइटम होगा तो प्लस साइड आ जाएगा, माइनस वाला होगा तो माइनस साइड। अगर तुम लोग स्टार्ट गलती की है, थोड़ा ध्यान से सुनना, मान लो प्लस वाला आइटम था, इसको गलती से तुम लोग माइनस कर दिए, बाकी कितना भी तुम लोग सही कर लो फाइनल आंसर गलत आएगा। इसमें मेन प्रॉब्लम ही यही हो जाता है। अगर स्टार्ट वाला प्लस की जगह माइनस में लिख दिया, माइनस की जगह प्लस में लिख दिया, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेप मार्किंग तो मिलना चाहिए, लेकिन कई लोग इस पर स्टेप मार्किंग देते नहीं हो, बोलते हैं आंसर सही नहीं है, स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा करके, और ज़्यादातर ये डीएवी में होता है। पर्टिकुलर प्लस आइटम माइनस आइटम, इसलिए याद रखना है कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा, वो ध्यान देके करना है। हो गया, बन गया फॉर्मेट? ठीक है, ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।